जी Please सर। be seated. हिंदी मीडियम? थैंक यू सर। जी सर। Okay. Anyway, जी सर। you are working in railways. जी सर। तो रेलवेज में कुछ रिफॉर्म्स इन रीसेंट पास्ट हुए हैं पिछले 3-4 साल में? जी सर। Anything of significance which you can mention? सर ये रेलवे के विजन को लेकर हैं और हाल ही में रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कैडर हुआ है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। तो उसमें रेलवे बोर्ड था, उसमें मेंबर्स की संख्या 8 से घटाकर 5 कर दी गई है चेयरमैन साहिब। और इसके अलावा जो रेलवे में ग्रुप ए की 8 सर्विस हैं उनका यूनिफिकेशन कर दिया गया है और एक सिंगल कैडर बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा जनरल मैनेजर का जो पद है उसको भी अपग्रेड किया गया है। और तो इनके पीछे यही है कि रेलवे में जो डिपार्टमेंटलिज्म है और उसके कारण जो अनहेल्दी कंपटीशन होता है तो इससे वो समाप्त हो जाएगा। और एक वर्टिकल अप्रोच है रेलवे में कि जो ऑफिसर जिस डिपार्टमेंट से आता है तो ओवरऑल जो कंट्रोल होता है उसका उसी डिपार्टमेंट का होता है। तो अब डीआरएम और जनरल मैनेजर उस पर कंट्रोल कर सकेंगे। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी और संसाधनों की ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ये ओवरऑल रेलवे के लिए अच्छा है सर और देश के लिए भी अच्छा है। तो डू यू थिंक इट्स ए वेरी कॉस्मेटिक चेंज? इससे पैसेंजर को कोई फायदा नहीं होने वाला? एज ए पैसेंजर टेल मी हाउ इट इज गोइंग टू बी यूजफुल टू यू? रेलवेज में इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, क्या नहीं है? इससे किसी भी पैसेंजर या कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा? सर इससे पैसेंजर को भी फ़ायदा होगा। जैसे अगर रेलवे में डिसीजन मेकिंग सही है, जैसे कि यात्रा किराया बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, कौन से रूट्स पर रेल पटरियां बिछनी है और कौन से माय रूट्स। क्वेश्चन इज डिफरेंट। माय क्वेश्चन इज कि क्या ये रेलवेज का बहुत इंटरनल फोकस है और क्या उनको एक्सटर्नल फोकस होना चाहिए था? सॉरी सर मैं समझ नहीं पाया प्रश्न को। मतलब रेलवेज आर ओनली बिजी मैनेजिंग देमसेल्व्स एंड दे हैव नो टाइम टू मैनेज द कस्टमर्स। दैट्स माय पॉइंट। सर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दोनों में बिजी है रेलवे। पहले अगर इंटरनल लेवल पर रिफॉर्म्स होंगे तभी वो जो बाहर एक्सटर्नल लेवल्स है वहीं पर जा पाएंगे। तो पहले स्वयं जो अपने ऑर्गेनाइजेशन की समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया जाए तो तभी हम एक बेटर मैनेजमेंट, बेटर सर्विस डिलीवरी दे पाएंगे, चाहे वो पैसेंजर के मामले हो चाहे फ्रेट सर्विस के मामले में हो, दोनों ही मामलों में। क्या रेलवेज ओवर स्टाफ्ड है? जी सर मैं मानता हूँ कि ओवर स्टाफ है, क्योंकि अभी भी देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है और 13 लाख एम्प्लॉय इसमें वर्तमान में काम करते हैं। और सेकंड जो एआरसी है और साथ ही साथ विवेक देवराय कमेटी थी उसने भी कहा है कि मैन पावर को रेशनलाइज करने की ज़रूरत है इसमें। ये बताइए कि इंडिया जैसे एक पुअर कंट्री के लिए शुड वी बी स्पेंडिंग सो मच ऑन बुलेट ट्रेन? जी सर। शुड इट बी आवर प्रायोरिटी? सर मेरा मानना है होनी चाहिए प्रायोरिटी में बिल्कुल, क्योंकि बुलेट ट्रेन एक टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी शुरू में थोड़ी सी महंगी होती है और एक आम आदमी की पहुंच से बाहर होती है। जैसे कि सर मोबाइल फ़ोन भी आया था तो एक खास लोगों तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे उसका लोकतांत्रिकरण हुआ, कीमतें नीचे आईं तो आम आदमी तक भी आया और उससे चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो वो डिलीवरी सुधरेगी बुलेट ट्रेन से, तो वो आम आदमी की पहुँच में भी आएगी एक दिन। तो और साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी उससे, जैसा मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी तो सर जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी उससे। अभी रेलवेज की इमीडिएट प्रायोरिटीज बाकी इस सिस्टम को इम्प्रूव करना नहीं था? शुड दे नॉट हैव इंक्रीज द स्पीड टू समथिंग लाइक से 200 किलोमीटर ऑल द ट्रेन्स रादर देन फोकसिंग ऑन वन बुलेट ट्रेन? क्या बेहतर होता आपके हिसाब से कि सारी ट्रेन की एवरेज स्पीड बढ़ाई जाए? जी सर। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है कि बुलेट ट्रेन पे फोकस किया जाए। सर मेरे लिए दोनों पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि सर डेवलपमेंट एक पैरेलल प्रोसेस है। एक सेक्टर को हम स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं और दूसरे को ऑन नहीं कर सकते हैं, हमें सब जगह काम करना होगा। तो रेल मंत्रालय उसके लिए भी प्रयासरत है और 2022 और 23 तक टारगेट है कि हम फ्रेट ट्रेन्स और पैसेंजर ट्रेन्स दोनों की एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन की 70 किलोमीटर पर आवर। अभी अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है देश की, जी जो सर। चैलेंजेस हैं, चुनौतियां जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको अगर पॉइंट आउट करना हो कि मेजर जो चैलेंजेस है अभी अपनी इकोनॉमी के सामने 3 कौन कौन से हैं तो क्या बताएंगे आप? सर पहला स्लो डाउन से गुजर रही है, मंदी है। और दूसरा सर जॉब्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी पिछली साल जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी 2018 में आई थी और 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी। और तीसरी प्रॉब्लम सर आदतों को लेकर है, जैसे कि क्लीन इंडिया कैंपेन था तो उसमें स्वच्छता की आदतें न अपनाना भी एक
आदत है कि हमने टॉयलेट्स बना लिए लेकिन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो BCC बिहेवियर चेंज कैंपेन जो आपने जॉब्स की बात की, जो है जॉब्स क्रिएट करना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। जी सर। और एक इसेंशियल होता है उसके सिटीजन्स के लिए। जितनी भी सरकार स्कीम्स लेके आ रही है, चाहे स्किल्स इंडिया हो या जिस तरह के स्टार्टअप के लिए जो पैसे फंडिंग कर रही है, लेकिन जिस रेशियो में जॉब क्रिएट होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। सरकार पैसे खर्च कर रही है लेकिन जॉब क्रिएट नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप स्किल्स इंडिया में उठा के आप देखिए, जितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई है उनको जो रोज़गार मिलना चाहिए था रोज़गार नहीं मिला, ट्रेनिंग लेने के बाद भी लोग अनएम्प्लॉयड। क्या रीज़न है? सर इसमें मेरा थोड़ा सा अलग भी हुआ, मैं सहमत हूँ इस चीज़ से, क्योंकि जितना वर्क फोर्स एक साल में आता है अबाउट 1 करोड़ के आसपास, तो उतने लोगों को हम स्किल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग तो बेरोज़गार रहेंगे। और दूसरा भी इसमें कि जिन लोगों को स्किल्ड कर दिया उनको भी जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसमें सर हमारे जो स्किल इंस्टीट्यूट है उनकी भी प्रॉब्लम है कि वो जो बाज़ार की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उनका स्किल नहीं है, और या जो कंपनी डिमांड करती हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो स्किल इंडिया कैंपेन में भी उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। स्किल इंडिया में जो स्किल देने की जिम्मेदारी दी गई है, जो ट्रेनिंग देने की, किसको दी गई है? सर उसके लिए सेंटर, स्किल इंडिया के सेंटर हर ज़िले में एक यूथ हब के नाम से बनाया गया है, तो वहाँ अप्रेंटिस के तौर पर नियुक्त किया जाता है, तो उसमें सरकार भी कंट्रीब्यूशन करती है, तो प्राइवेट सेक्टर उसको उसकी मदद से चल रहा है सर ये। आप ये बताइए कि अपने यहाँ जो स्टार्टअप होते हैं, जी सर। अपने इंडिया में 90% स्टार्टअप जो है अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, क्या रीजंस आप समझते हैं? सर उसमें कई कारण हैं। एक तो पूंजी की भी कमी है कि उनके पास शुरू में जैसे फंड जुटाने के लिए वो एंजल्स इन्वेस्टर्स होते हैं, तो पैसे के लिए बोल दिया लेकिन टाइम से पैसा नहीं मिला उन्हें। इसके अलावा बैंकों से भी लोन न मिलना भी, और दूसरा कारण ये भी है कि सर जो एक सर इकोनॉमी है कि उसमें हम उद्यम लगाना आसान है लेकिन उससे निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो जिसको हम चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। और साथ ही साथ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का भी अभाव देखने को मिलता है कि कोई भी पहले तो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लिया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो ये सारे रीजंस हैं। आप किसी इंडियन स्टार्टअप का नाम बता सकते हैं जो सक्सेसफुल रहा पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में? सर पेटीएम ही है, और इसके अलावा उबेर जो ओला इनमें सर मैं सॉरी कंफ्यूज हूँ कौन सी कंपनी है इनमें दोनों से इंडिया की, तो वो भी एक स्टार्टअप था और यूनिकॉर्न की श्रेणी में भी आया था। चलिए कुछ बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। जी सर। जो क्लाइमेट चेंज होता है और जो वेदर होता है, जी सर। कई बार वेदर हम बात करते हैं, कई क्लाइमेट की बात करते हैं, तो वेदर चेंज और क्लाइमेट चेंज क्या एक ही है? नहीं सर, अलग अलग हैं दोनों। क्लाइमेट चेंज से एक ब्रॉडर टर्म्स है कि किसी स्थान की जो जलवायु होती है तो बहुत लंबे समय तक सेम रहती है, तो उसमें जब चेंज आएगा तो क्लाइमेट चेंज होगा। और मौसम आपका मिनट में, घंटे में, तो ग्लोबल वार्मिंग को क्लाइमेट चेंज को एक हम मान सकते हैं? नहीं सर, एक नहीं मान सकते, दोनों में डिफरेंस है। ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट क्लाइमेट चेंज है कि टेम्परेचर बढ़ने से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो वो एक फैक्टर है और वो उसका एक रिजल्ट है उसका, क्लाइमेट चेंज है जो। आईपीसीसी की कुछ रिपोर्ट आई है अभी हाल फिलहाल में, उसमें कहा गया है कि अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है वैश्विक रूप से, जी सर, तो कुछ छोटे छोटे बहुत सारे कंट्री हैं जी जो आइलैंड कंट्री हैं डूब जाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो ये रिपोर्ट आई है, आईपीसीसी ये रिपोर्ट बनाती कैसे है, फॉर्मेशन कैसे करती, कुछ आइडिया है आपको? सॉरी सर, मैंने पढ़ा था इसके बारे में, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं आईपीसी की रिपोर्ट को लेकर। अपने यहाँ कौन सा सेंटर है जो जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज के लिए, जिसके स्टडी के लिए, कुछ आइडिया आपको? सॉरी सर, नहीं पता मुझे इसके बारे में। अच्छा, चलिए बात करते हैं। आपने साफ़ सफाई की बात की, क्लीनिनेस की बात की, आदतों की बात की। जी सर। तो अगर हमें मान लीजिए कि आप ज़िले में कलेक्टर हैं, जी सर, और उस डिस्ट्रिक्ट को जो है पूरी तरह से साफ़ सुथरा करना है, तो आप क्या इनिशिएटिव लेंगे, नया क्या करेंगे आप जो चल रहा है अभी? आप आगरा से आते हैं, माने कि आप आगरा में ही पोस्टिंग हो गई आपकी, और आप जिस तरह से ताज के आसपास का एरिया पूरा साफ़ सुथरा होता है, उसी तरह से अगर आपको पूरे ज़िले को साफ़ सुथरा करना हो तो आप क्या इनिशिएटिव लेंगे, क्या नया करेंगे? सर मैं इसमें एक कलेक्टिव अप्रोच रखूँगा, गवर्नमेंट
पीपल्स, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर, चारों के चारों जो हमारे स्तंभ हैं उनको मैं जोड़ूंगा। जो भी जैसे गवर्नमेंट के स्तर पर जो योजनाएं चल रही हैं, क्लीन इंडिया कैंपेन है, तो उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो उसके लिए सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है कि एक एज ए कलेक्टर एक मैं पोर्ट वो बना सकता हूँ अकाउंट जिला मानो कलेक्टर। आदत कैसे बदलोगे? क्योंकि तुम बता रहे थे कि आदतें नहीं बदल रही हैं लोगों की। जी सर। तुमने पूरी योजना बना ली, आदत कैसे बदलोगे? सर आदत हमारे वैल्यू सिस्टम से जुड़ा हुआ मामला है, एटीट्यूड से। तो उसको चेंज करने के लिए हम रोल प्लेइंग और परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की मदद ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ रोल मॉडल्स ले जाएं या उन्हें ये समझाएं कि जो सैनिटेशन का अभाव है वो बीमारियों को जन्म देता है। ये वीमेन इश्यू से भी जुड़ा हुआ है कि छेड़छाड़ की जो घटनाएं खुले में शौच जाने से महिलाओं के साथ होती हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट्स कहती है। और इस क्षेत्र के कुछ बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं, सक्सेसफुल हैं, उनको ले जाया जाए तो फिर उनका मनोवृत्ति चेंज होगी, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करने लगेंगे जो सैनिटेशन है उसको। तुम्हारा शौक है फिजिकल एक्सरसाइज करना, कबड्डी खेलना। जी सर। फिजिकल एक्सरसाइज में क्या करते हो? सर मैं जॉगिंग भी करता हूँ और सिटअप भी करता हूँ, और इसके अलावा डंबल्स भी करता हूँ। घर पर डंबल्स हैं मेरे पास। आपको कैलोरी के बारे में पता है? जो कैलोरीज आप खाते हो, इनटेक करते हो? जी सर। आप जब जॉगिंग कर रहे होते हो, अगर 10 मिनट आपने जॉग किया, कितनी कैलोरी बर्न करते हो आप? सर मैंने ऐसे कभी काउंट नहीं किया कि इतनी स्टेप पर कितनी काउंट हो जाती है, लेकिन मैं आजकल तो बहुत फैशन में है कि लोग एक बैंड बांधते हैं अपने हाथ जी सर, पे जब जी। जॉगिंग कर रहे होते हैं, जी तो सर। उसमें देख रहे होते हैं कितना मिनट हुआ, कितनी कैलोरी बर्न हुई, सब कुछ उसमें प्रॉपर रिकॉर्ड होता रहता है। आपको ऐसा कोई शौक नहीं है? सर मुझे शौक ज़रूरत नहीं पड़ी है, ऐसा अच्छा भी है सर। इससे अवेयरनेस रहती है, जो लोग यूज़ करते हैं इससे फ़ायदा भी रहता है कि आपको पता चलता है कि आप कितना आपने कैलोरी बर्न किया और कितना इंटेक किया। लेकिन सर मैं फिट रहा हूँ तो मुझे स्वास्थ्य को लेकर समस्या नहीं रही, तो मेरा एक एज ए हॉबी है, इंटरेस्ट है इसमें। तो जॉगिंग कुछ बेनिफिट बताइए आप। सर कई बेनिफिट्स हैं। एक तो शॉर्ट टर्म्स बेनिफिट हैं, जैसे कि सर हमारी जो जो बीमारियाँ हैं वो नहीं होंगी हमें। जैसे कि जुकाम है, खांसी है, तो हमारी इम्यून सिस्टम सुधरेगा, तो हमारी वर्क एफिशिएंसी सुधरेगी। जो दिल्ली में इतना पोल्यूशन है। जी सर। आप यहाँ अगर जॉग करते हैं बाहर, तो क्यों नहीं बीमारियाँ होंगी आपको? आपका इम्यून सिस्टम खराब क्यों नहीं होगा? आप जो इनहेल करेंगे जी, वो ऑक्सीजन तो प्योर है नहीं, फिर जॉगिंग कैसे हेल्प करेगी उसमें? सर यहाँ ये चैलेंजिंग है कि PM 2.5 और 10 का लेवल ज़्यादा है, तो यहाँ सर मास्क का यूज़ कर सकते हैं। जैसे N95 नाम से एक मास्क आता है, और लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कि खुली हवा में जो जॉगिंग की जाती है वो ज़्यादा इफेक्टिव है सर। अब लेकिन पॉल्यूशन है तो पहले पॉल्यूशन को ख़त्म करना पड़ेगा, वो भी ज़रूरी है सर। तो घर के अंदर रह के जॉगिंग कर सकते चलिए हैं। मानिए कि आपकी दिल्ली में पोस्टिंग हो जाती है, दिल्ली सर। कैडर आपको मिल जाता है गुड कैडर के तहत, जी सर। और हर बार आप देखते हैं अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच में यहाँ पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई होता है। जी सर। उस 3 महीने में सारे NGO से लेकर सारे गवर्नमेंट सब अपनी चिंताएं जाहिर करते हैं कि ऐसा ऐसा है, लेकिन आप दिल्ली में पोस्टेड हैं और आपके जो जुरिडिक्शन है, जो एरिया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष तो है नहीं केवल दिल्ली में ही, पूरे अगर आप देखें तो उत्तर जो वेस्टर्न यूपी है वहाँ भी हो जाता है, हरियाणा में हो जाता है, कई बहुत सारे स्टेट हो जाते हैं। जी जी सर। लेकिन कलेक्टिवली ये लोग कुछ करते नहीं हैं। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपने सेक्रेटरी को कि क्या किया जाना चाहिए इस पोल्यूशन से निपटने के लिए? सर ये जो इसके रीजन्स हैं पोल्यूशन के, जैसे कि एक तो उस दौरान सर किसान पराली जला देते हैं, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। तो वहाँ सर टेक्नोलॉजी के लेवल पर काम किया जा सकता है। जैसे एक हैप्पी सीडर मशीन आई है, तो वो उसका बड़ा सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकाल रही हैं, जलानी भी नहीं पड़ेगी और किसानों को उससे फ़ायदा भी होगा फसल में। दूसरा सर जो निर्माण कार्य इस दौरान होते हैं उन पर टेम्परेरी बेसिस पर रोक लगाई जा सकती है। और तो सरकार कर ही रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। आप हर बार देखिए, पिछले 5 साल से दिल्ली का उठा के देखिए, हर बार जो है चिंताएं जाहिर की जाती हैं, स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ऐसा किया जाना चाहिए। समस्या का जो कारण है रिमेन सेम, वो पहले से थी, अब भी है, वैसे ही है। फिर अक्टूबर आएगा, फिर जब पोल्यूशन हो जाएगा, फिर हल्ला कटेगा, लेकिन कोई सस्टेनेबल तरीका नहीं निकल पा रहा है इसको मिटिगेट करने के लिए। सर इस बार में इसके संबंध में मेरा मानना है कि अगर तरीका सतत पोषणी टाइप का निकालना है तो इसके लिए भी अवेयरनेस फैलानी होगी लोगों में। जैसे कि वो इसके लिए तैयार रहें, उस टाइम के कार पूलिंग की आदत डालें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, क्रैकर्स न फोड़ें भी तो ग्रीन क्रैकर्स का जो कंसेप्ट है वो लाएँ। तो जब लोगों की आदत में शामिल हो जाएगा तो फिर प्रदूषण का चैलेंज खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। ये आपने देखा कि लगभग जो पिछला साल था उसमें रेलवे में दुर्घटनाएं बहुत कम हुई। जी सर।
इसका क्या वजह है? कुछ 2-3 बातें आप बताएंगे जिसकी वजह से ये सुधार हुआ है? सर पहला तो रेलवे ने अनिल काकोदर जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसकी सिफारिशों को लागू किया है। जैसे सर जो आईसीएफ कोच थे उनके स्थान पर एलएचबी टेक्निक के जो कोच हैं उनको किया है। दूसरा सर सिग्नलिंग जो सिस्टम था परंपरागत था कि झंडी दिखाते हैं हरी और तब होता है, तो कैब सिग्नलिंग सिस्टम को लाए हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में चलता है। इसके अलावा सर राष्ट्र संरक्षा कोष भी बनाया है और उसकी ट्रैकिंग भी ठीक ढंग से की गई है। जैसे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट नक्सल एरिया में उनको उखाड़ देते थे तो ड्रोन से भी उन पर नज़र रखी गई है। और इसके अलावा जो लापरवाही के कारण एक डाटा है सर कि 87% जो एक्सीडेंट है रेलवे के वो लापरवाही के कारण होते हैं, मानवीय लापरवाही के कारण। तो उसमें उन चीज़ों को हटाया गया है और प्रशिक्षित किया गया है विशेषकर लोको पायलट्स को, उनको वर्किंग कंडीशन बेटर की गई हैं। तो उसका ही रिजल्ट रहा कि सर ये सकारात्मक परिणाम आया। अच्छा, जहाँ भी प्राइवेट सेक्टर वर्क कर रहा है जी सर, अच्छा कर रहा है, रेलवे में कितना प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है? बहुत सारी चीज़ें प्राइवेटाइज कर देनी चाहिए। जी सर। सहमत हैं आप इस बात से? सर मेरा इस मामले में थोड़ा सा हटके मानना है कि टोटल प्राइवेटाइजेशन वर्तमान समय की ज़रूरत नहीं है, और लेकिन प्राइवेट सेक्टर को हम पीपीपी मॉडल के तहत एंट्री दे सकते हैं, जैसा विवेक देवराय कमेटी ने भी कहा। तो इसके लिए हमें सब पूरा जो रेलवे का सिस्टम है ऑपरेशन उसको देखना है। तो 3 भागों में है सर, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है और एक रेल नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है और सर्विस डिलीवरी सिस्टम है। पूरा रेलवे इन 3 चीज़ों पर आधारित है। तो जहाँ नेटवर्क मैनेजमेंट है, जैसे सर कहाँ हमें ट्रेन की पटरियाँ बिछानी है, किस कस्बे को कनेक्ट करना है, नैरो गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं होना चाहिए, यहाँ सिर्फ सरकार के पास होना चाहिए। क्योंकि इंडिया सर वेलफेयर स्टेट है और प्राइवेट सेक्टर उन्हीं रूट्स को वरीयता देगा जो उसके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। दूसरा सर जो ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम है कि गाड़ी चलानी है तो वहाँ लिमिटेड आधार पर दिया जा सकता है कि अगर दुर्घटना होती है तो प्राइवेट सेक्टर को जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, और लेकिन आप चला सकते हो, सारी चीज़ें हमारी होंगी। और सारी सर्विस के मामले में हम आउटसोर्स कर सकते हैं पूरा, फूड्स है, कैटरिंग है, टूरिज्म है, टिकटिंग्स है, सैनिटेशन है, हाइजीन्स है, सिक्योरिटी है, इनको प्राइवेट सेक्टर के लिए दिया जा सकता है। आप आगरा से आते हैं तो रेलवे टूरिज्म को प्रोवाइड करने में क्या कंट्रीब्यूशन दे सकती है? कुछ 3 पॉइंट्स आप बताइए। सर पहला ये कि रेलवे ब्रांड कर सकती है, टूरिज्म को ब्रांडिंग में भी योगदान दे सकती है। कि कोई भी टूरिज्म अच्छी तरह से तभी फैलेगा जब उसकी ब्रांडिंग हो। जैसे नेशनल स्तर पर अतुल्य भारत अभियान चल रहा है, उसकी ब्रांडिंग को लेकर कि इंडिया नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इसी तरह रेलवे के जो कोचेज हैं हम उन पर पेंटिंग के माध्यम से या पोस्टर लगा के फैला सकते हैं कि टूरिज्म का क्या इम्पोर्टेंस है। कुछ साहित्यिक पंक्तियाँ भी उस पर यूज कर सकते हैं, जैसे मैं साहित्य का विद्यार्थी भी हूँ। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। और दूसरा सर रेलवे कुछ प्रॉपर इसके लिए डेडिकेटेड ट्रेन भी चलाती है, जैसे क्वींस पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन्स है, तो ऐसी भी ट्रेन्स चलाई जा सकती हैं। इसके अलावा सर्किटों को जोड़ने के लिए जो स्वदेश दर्शन योजना है, तो वहाँ रेलवे के माध्यम से वो उस रूट को डेवलप किया जा सकता है। जैसे वहाँ सिर्फ रोड रूट नहीं हो, रेलवे को भी डेवलप किया जाए, तो रेलवे भी वहाँ टूरिस्टों को पहुँचाए। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर की 2 टेलीकॉम कंपनियां हैं जिनको अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फाइन वगैरह किया या कुछ अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए कहा। जी सर। क्या मामला था? सर वो AGR को लेकर मामला था और उसमें ये कहा गया था कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो दूरसंचार मंत्रालय के पास जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, यानी जो यूजेस चार्ज और स्पेक्ट्रम लाइसेंस शुल्क है वो जमा कराएं। तो मुख्य जो विवाद था उसमें सर उसकी कैलकुलेशन को लेकर था। DOT का मानना था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का, कि उसमें स्पेक्ट्रम शुल्क के साथ साथ अन्य शुल्क भी शामिल होगा, जैसे उनकी खाली पड़ी ज़मीन है, लाभांश है। और कंपनियों का ये कहना था कि हम सिर्फ स्पेक्ट्रम शुल्क देंगे। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने DOT के निर्णय को सही माना और उनसे कहा कि आप तत्काल वो जमा कराइए। लेकिन इस राशि को जमा करने में विलम्ब किया गया और सरकार की तरफ से इसके लिए निर्देश दिया गया कि आप इसमें डिले कर सकते हैं। तो क्या हम ये माने कि इसमें सरकार की तरफ से कोई गलती थी या कमजोरी थी, ऐसा निर्णय नहीं देना चाहिए था सर्कुलर, जिसकी वजह से डिले हुआ वो डिपॉजिट कराने में? बताएं आप। जी सर, मैं मानता हूँ ऐसा जो
एक कर्मचारी, मुझे एक अधिकारी थे, उनका कहना था DOT के कि आप अगर नहीं भरते हो तो आप पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, मतलब दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, इस तरह का बयान आया था। तो उससे माननीय उच्चतम न्यायालय भी नाराज हुआ कि ये एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो नहीं करना चाहिए और उनको पूरा जुर्माना भरना चाहिए था जो कोर्ट के अकॉर्डिंग था। या फिर आप पहले कोर्ट में नहीं जाते सर, इसमें एक स्थिति ये होती है कि आप पहले ही छूट देना थी तो पहले ही दे देते, तो मैं मानता हूँ कि वो गलत है सर। अच्छा, आप समकालीन कुछ नावल वगैरह पढ़ते हैं, कौन सा नावल पढ़ा है? सर अभी लेटेस्ट मैंने एक पत्नी के नोट्स पढ़ा है, ममता कालिया जी का, और उससे पहले रश्मि रवीजा जी का कांच के समयाने भी पढ़ा है, और एक कैलाश चंद चौहान जी का भंवर भी पढ़ा है सर। और महिला लेखिकाओं को ज़्यादा आप पढ़ते हैं? हाँ सर, ऐसा भी नहीं है कि सर मैं महिलाओं को ज़्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है स्त्री विमर्श से लेकर जो उपन्यास रहे उनमें मेरी दिलचस्पी। विमर्श को लेकर आपकी विशेष दिलचस्पी है? जी सर। क्या है आज के समय का वर्तमान स्त्री विमर्श जो आपके नॉवेल्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है? सर स्त्री विमर्श नारीवादी विचारधारा पर आधारित है, जिसका एक ही आधार है कि जो हमारा पितृतंत्रात्मक सिस्टम है, पैट्रियार्की, उसमें निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को नहीं होना चाहिए, महिलाओं को भी होना चाहिए। और महिलाएं एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है जैसा पुरुष है, तो उनके निर्णय उन पर थोपे नहीं जाने चाहिए। और दूसरा आधार इसमें यह है कि सर महिलाओं द्वारा लिखा गया जो साहित्य है वही सही साहित्य है, क्योंकि एक विमर्श है कि संवेदनाएं कितनी भी महान क्यों ना हो, वो स्वयं वेदनाओं से बेहतर नहीं हो सकती हैं। एक औरत होने का दर्द एक औरत समझ सकती है बजाय पुरुष के, ऐसा उनका नारीवादियों का मानना है। तो इन दो चीज़ों के इर्द गिर्द पूरा साहित्य चलता है। और इसमें एक चीज़ और ऐसा ऐड करना चाहूँगा मैं कि महिलाओं की जो सबऑर्डिनेट इमेज बनाई जाती है समाज में, और परंपराओं के नाम पे जो एक उनके पूर्वाग्रह पाले जाते हैं, उस पर भी कुठाराघात करते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उन पर नोटिस नहीं करते हैं, जैसे सर शादी के बाद सरनेम महिला का ही क्यों चेंज होगा। दूसरा सर जैसे रक्षाबंधन जैसे त्यौहार हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन परंपरा के नाम पर एक जो मेंटलिटी है वो ख़राब कर रहे हैं कि लड़का ही क्यों रक्षा करेगा लड़की की, तो महिला की अबला छवि निर्मित करेगा। इसके अलावा बारात लड़की के घर ही क्यों जाएगी। तो इस तरह के बिंदु इन उपन्यासों में उठाए जाते हैं तो महिला विमर्श को लेकर। जी सर। ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा है? जी सर। तो मैथ भी आपने पढ़ा होगा? जी सर पढ़ा। मैथ पे सवाल नहीं पूछूंगा, एक सिंपल सी जानकारी हमें चाहिए। जी जीरो के बारे में हम परिचित होंगे। जी सर। जीरो का प्रशासन में, जीरो से जो कुछ आपने सीखा उसको प्रशासन में क्या यूज़ कर सकते हैं, या जीरो से क्या सबक मिलता है जो प्रशासन में यूज़ किया जा सकता है? सर थोड़ा मैं सोच लूँ 10 मिनट। इसलिए सर जीरो एक ऐसा नंबर है कि जिसको हम अगर किसी के साथ आगे लगा दें तो उसका मान कई गुना बढ़ जाता है। जैसे 1 है तो 0, 2 0 कर दिया तो 100 हो गया, और अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मान 0 हो जाता है। तो प्रशासन में इसका उपयोग ये है कि जो भी हमारे प्रशासन के सदस्य चाहे किसी भी ग्रुप से आते हैं, SC ST ट्रांसजेंडर महिलाएं अल्पसंख्यक, तो सबका इम्पोर्टेंस होता है। और अगर एक भी कंपोनेंट्स, एक भी जो वेलफेयर स्टेट्स में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका विकास नहीं हो पाया तो वो प्रशासन सक्सेसफुल नहीं कहा जाएगा। अभी आपने नक्सलवाद की बात की थी, नक्सलवाद वगैरह कुछ समस्या है। जी सर। मेरे पास टेररिज्म का एक कॉन्सेप्ट आ रही है। जी सर। आपने देखा कि मसूद अजहर को पहले गिरफ्तार किया गया था और उनको छुड़ाने के लिए कांधार की पारण कांड हुआ, सबको पता होगा। इसके बाद अभी रिसेंटली आपने देखा कि फिर से मसूद अजहर को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया। जी सर। और मान लीजिए कि मसूद अजहर को फिर भारत की सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तार कर लेती हैं, फिर गिरफ्तार कर लेती हैं। जी सर। लेकिन फिर मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए आतंकवादी फिर एक बार भारत के विमान का अपहरण करते हैं। जी सर। और भारत के साथ नेगोशिएट करते हैं कि आप मसूद अजहर को छोड़ दीजिए तो हम इस विमान को छोड़ देंगे। जी। इस नेगोशिएशन में आपको अगर अथॉरिटी बनाया जाए कि आपको डील करना है तो क्या करेंगे आप? सर मैं एज ए अथॉरिटी में ये जजमेंट लूँगा कि उसको नहीं छोड़ा जाए सर किसी भी कीमत पर। और क्योंकि सर वो तात्कालिक रूप से ऐसा जजमेंट हो सकता है कि बुरा लग सकता है कुछ ग्रुप्स को कि आप उन लोगों के सेंटिमेंट को ध्यान में नहीं रख रहे हैं जो उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन सर ये इन नियर लॉन्ग टर्म्स कॉस्ट पे देखा जाए और इसकी इमोशनल कॉस्ट भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखी जाए, क्योंकि वो पहले जो हुआ था तो उसने कई आतंकवादी हमलों को जन्म दिया।
तो फिर कितने निर्दोष लोग मारे गए। अभी जो दिख रहा है उनकी संवेदनाएं दिख रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो कितने लोगों को मारेगा उसकी संवेदनाएं वो अभी आंखों के सामने नहीं है, तो वो आएंगी तो तब उसका रियलाइज है। तो 99 से लेकर 2018 तक 19 तक पुलवामा, उरी और बाकी बम्बई सब तो जी हाँ सर, ये भी सपोर्ट में एग्जाम्पल हैं, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा सर। और जो भी काम तो क्या मतलब विमान में बैठे लोगों को मरने दिया जाए? एक अच्छा तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकते कि आप उनको मरने दें। ना सर, मैं मरने भी नहीं दूंगा उनको, और उसको क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे आप? उसके लिए सर नेगोशिएशन की जा सकती है, उनको कुछ देर के लिए उलझाया जा सकता है टेररिज्म ग्रुप को, जिससे हमारे जो NSG ब्लैक कैट कमांडो हैं वहाँ पहुँचें और कोई एक मजबूत ऑपरेशन हेल्ड किया जा सकता है उस दौरान। तो उस दौरान अगर किया जाता है तो वो सक्सेस, ऐसे कई ऑपरेशन किए गए हैं सर विदेशों में भी, और तो वो सक्सेसफुल रहे हैं और सुरक्षित यात्रियों को निकाला गया है। नक्सल पर मैं आता हूँ। नक्सल की आपने चर्चा की थी। मान लीजिए सपोज दैट आपके किसी नक्सल हिट एरिया में आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है। जी सर। और नक्सली आपको किडनैप कर लेते हैं, आपका क्या रिएक्शन होगा? सर मेरा होगा, उनसे पूछूंगा किस बेसिस पर आपने किया है और आपकी क्या डिमांड है, और ज़्यादा मैं सीधा तो नहीं उलझूंगा सर उन्हें, अगर मुझे वो किडनैप करके ले जाते हैं तो, लेकिन जो भी उनकी डिमांड होगी तो उसको मैं सुनूंगा और उन्हें एश्योर करूंगा कि प्रशासन के माध्यम से मैं सरकार तक उनकी बात पहुंचाऊंगा। तो मुझे लगता है कि सर मांगिए कि 10 नक्सली उनके गिरफ्तार में छोड़ दिया जाए तो हम आपको छोड़ देंगे, तो उसका मैं उन्हें उनकी मांग हो सकती है भाई हमको 2 करोड़ रुपए दे दिए जाए और हमको 50 AK-47 दे दिए जाए, तब हम आपको छोड़ देंगे। बहुत सारी उनकी मांग इलीगल हो सकती है। तो सर मैं उनको समझाऊंगा ये इलीगल डिमांड्स हैं, इनको पूरा नहीं किया जा सकता है। अगर आपका गुस्सा है सरकार के प्रति या मेरे प्रति तो उसके लिए बैठ के बात की जा सकती है, और लेकिन ये इस तरह की डिमांड नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है सर वो मान जाएंगे इसको लेके। मानना तो आपका किडनैपिंग क्यों करते हैं? खैर, आगरा से आप बिलोंग करते हैं, साहित्य के स्टूडेंट हैं। साहित्य के विकास में आगरा क्या योगदान है? सर कई साहित्यकार आगरा से रहे हैं, और सिर्फ हिंदी साहित्य के नहीं, उर्दू साहित्य में भी जाने माने साहित्यकार रहे हैं। जैसे राजेंद्र याजवदी हिंदी साहित्य से हैं, और मिर्ज़ा गालिब भी आगरा के रहने वाले थे, और इसके अलावा शिवदान सिंह चौहान जी भी हैं आगरा से ही, और रामविलास शर्मा जी भी आगरा से ही हैं। तो इन्होंने साहित्य में योगदान दिया है, और उर्दू साहित्य में मीर तकी मीर जी का भी नाम आता है सर। चलिए, तो बहुत अच्छा आपका साहित्य का ज्ञान भी है और साहित्य की जानकारी बहुत अच्छी है। तो एक चीज़ बताइए, इस साहित्य से जो कुछ आपने सीखा, कुछ सीखा होगा साहित्य से? जी सर। तो उसका प्रशासन में कैसे क्या यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं? सर उसके कई तरह से यूज कर सकते हैं। पहला सर डायरेक्ट रोल होता है साहित्य का एडमिनिस्ट्रेशन में, कि सर हम जहाँ भी पोस्टेड हैं तो वहाँ का लोकल साहित्य होता है। और आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कि सर समाज वहाँ कैसा सोच रहा है वो वहाँ के लोक साहित्य में परिलक्षित दिखेगा सर। तो उस लोक साहित्य को पढ़ के वहाँ के सेंटिमेंट को पकड़ा जा सकेगा। तो लोग किस तरह व्यवहार करते हैं, किस चीज़ पे एंगर होते हैं, उन चीज़ों को समझ के उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसियाँ बनाई जा सकती हैं। दूसरा सर कुछ साहित्यिक पंक्तियों का यूज़ किया जा सकता है समाज में अवेयरनेस लाने के लिए, जो डायरेक्ट मार्मिक अपील करती हैं। चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो, जैसे बेटी का सम्मान है जग में, बेटे का कोई मान नहीं, दुनिया वालों हमें बताओ बेटी क्या इंसान नहीं। तो ये पंक्तियाँ डायरेक्ट हिट करती हैं सर। और इसके अलावा सर संवेदनशीलता के लेवल पर भी साहित्य मनुष्य को संवेदनशीलता गहराई तक प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि सर साहित्य ही संवेदनशील बनाता है, बाकी के विषय भी बनाते हैं, लेकिन साहित्य पढ़ने के बाद उसका लेवल बढ़ जाता है, चाहे वो स्त्री संवेदना हो, किसान संवेदना हो। तो जो भी वनरेबल ग्रुप्स हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैं उन्हें ठीक ढंग से उनकी संवेदनाओं को समझूंगा, चाहे किसान संवेदना हो, चाहे स्त्री संवेदना हो, चाहे दलित संवेदना हो। क्योंकि सर मैंने वो रचनाएं पढ़ी हैं कि किसान के जीवन में क्या संकट आते हैं, एक महिला के जीवन में क्या संकट आए, वो उपन्यास पढ़े हैं। और अब तो नवीन विमर्श भी चल रहे हैं, जैसे ट्रांसजेंडर विमर्श है सर, तो उसको लिए उपन्यास भी आ रहे हैं कि उनके जीवन में क्या समस्याएं हैं, आदिवासियों के जीवन में क्या समस्याएं। और नया विमर्श पर्यावरण को लेकर है, एक हाल ही में उपन्यास भी आया है रत्नेश्वर जी का, एक लड़की पानी पानी के नाम से। तो आपके पिताजी एग्रीकल्चर उनका प्रोफेशन है? जी सर, फार्मर्स हैं। तो पिताजी से आपने क्या सीखा और उसको प्रशासन में कैसे यूज करेंगे? एक किसान का जो जीवन होता है उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और उसको प्रशासन में लागू किया सकता है। कुछ सीखा आपने? जी सर, मैंने सीखा। पहला यही सीखा सर, काबरसा जब कृषि सुखाने समय चूक पुन का पछताने। खेती तभी
ठीक ढंग से फलदायी होगी जब उसका समय पर उसको काम किया जाएगा। चलिए, थैंक यू। भानु प्रताप सिंह, लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाए रेलवेज को मैनेज करने के लिए, तो फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या गोल सेट करेंगे आप फॉर इम्प्रूवमेंट इन रेलवे वर्किंग? जी सर, पहला सर मेरा क्वालिटी फॉर सर्विस डिलीवरी पर रहेगा, विशेषकर पैसेंजर में। दूसरा जो फ्रेट सेक्शन पर रहेगा कि जो माल भाड़ा है वो प्रतिस्पर्धी रहे रोड फेयर के। और तीसरा सर ओवरऑल रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेलफेयर पर रहेगा, क्योंकि वो ठीक ढंग से काम करेंगे तो पूरा रेलवे ठीक ढंग से चलेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।